कभी अपने सोचा है आज आप जहां बैठे हैं वह ग्रह कभी उबलता हुआ गोला हुआ करता था या फिर बर्फ में लथपथ एक ग्रह। कई हजार वर्षों से हम खुशहाल जिंदगी जीते आ रहे हैं, लेकिन धरती का जन्म कैसे हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। डेप्थ ऑफ मिथोलॉजी में आपका स्वागत है। पृथ्वी हमारा घर है जहां हम रहते हैं। हमारे सभी पूर्वज भी यहीं रहते थे। जिस तरह आप अपने घर को प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह हर प्रकृति प्रेमी भी पृथ्वी से प्रेम करता है। इस विशाल घर के जन्म की कहानी बड़ी विचित्र है, जिसे जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह बात अलग है कि संसार के विद्वान अभी तक किसी एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके हैं। फिर भी संसार के विद्वानों ने जिस निष्कर्ष को सम्मति दी है उसका संक्षेप यही है। फ्रांस के वैज्ञानिक बफ्तन ने 1739 में यह सिद्ध किया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिपिंड एक दिन सूर्य से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप बद्धे बद्धे टुकड़े उछलकर सूर्य से उछलकर अलग हो गए। सूर्य के यही टुकड़े ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बने। इन्हीं टुकड़ों में एक टुकड़ा पृथ्वी का भी था। इसके बाद सन 1755 में जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान कांट और सन 1786 में प्रसिद्ध गणितज्ञ लाप्लास ने भी यही सिद्ध किया कि पृथ्वी का जन्म सूर्य में होने वाले भीषण विस्फोट के कारण ही हुआ था। सन 1951 में विश्व प्रसिद्ध विद्वान जेरार्ड पिकुपर ने एक नया सिद्धांत विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पिंड शून्य में फैला हुआ है। सभी तारों में धूल और गैस भरी हुई है। पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण घनत्व प्राप्त करके ये सारे पिंड अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर काटने के कारण उनमें इतनी एनर्जी एकत्रित हो गई है कि वे चमकते हुए तारों के रूप में दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूर्य भी इसी स्थिति में था और वह भी अंतरिक्ष में बढ़ती तेजी से चक्कर लगा रहा था। उसके चारों ओर वाष्पीय धूल उर्फ स्पेस डस्ट का एक घेरा पड्ढा हुआ था। वह घेरा जब धीरे धीरे डेंसिटी प्राप्त करने लगा, उसमें से अनेक समूह बाहर निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगे। ये ही हमारे ग्रह उपग्रह हैं और इन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है, जो सूर्य से अलग होकर ठंडी हो गई और उसका यह स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। सूर्य से अलग होने पर पहले हमारी पृथ्वी जलते हुए वाष्पुंज के रूप में अलग थलग पडीडीएच गई थी। धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बीत जाने पर उसका धरातल ठंडा हुआ और इसकी ऊपरी सतह पर कड्डी सी पपद्दी जम गई। पृथ्वी का भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे उसके ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। उन्हीं सिकुड़नों को हम आज पहाड़ों घाटियों के रूप में देखते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और उससे भाप के बादल उसके वायुमंडल एटमॉस्फेयर को आच्छादित कर रहे थे। उन बादलों के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। प्रकृति का ऐसा खेल था कि जलती हुई पृथ्वी के ऊपर जब बादल बरसते थे तो उन बादलों का पानी पृथ्वी पर फैलने के बजाय पुनः भाप बनकर वायुमंडल पर पहुंच जाता था। क्योंकि उस समय पृथ्वी का धरातल जल रहा था, अंधकार पूर्ण था, इसलिए पृथ्वी पर ज्वालामुखियों और भूकंपों का निरंतर प्रभाव जारी था। समुद्र में जीवन का अंश करोड़ों वर्षों के इस प्राकृतिक प्रभाव से यह प्रक्रिया चलती रही और घनघोर वर्षा से पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि उसके धरातल पर वर्षा का जल ठहरने लगा। वर्षा के जल ने एकत्र होकर समुद्रों का रूप ले लिया। आज वही समुद्र पृथ्वी के 3/4 भाग में फैले हैं। अनवरत मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी के चारों ओर छाए बादल छंटे, तब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंची। सूर्य की किरणों के पहुंचने के बाद ही जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसी अवस्था में पृथ्वी का स्थल भाग एकदम नंगा और गर्म ज्वालामुखियों से भरा हुआ रहा होगा। इसीलिए जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। पृथ्वी पर जीवन कब अचानक शुरू हो गया, यह तो कहना मुश्किल है, किंतु विद्वानों का कहना है कि जीवन के अंकुर विभिन्न अवयवों के बीच रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते रहकर प्रोटोप्लाज्म के बनने से शुरू हुए।
इसी प्रोटोप्लाज्म के एकत्रित होकर जीवकोश बनने के बाद जीवन आरंभ हुआ और यहीं से एक कोशीय जीव से लेकर हाथी जैसे जीवों का विकास हुआ। जिन जीव कोशों ने अपने शरीर के चारों ओर सेलुलोस आवरण धारण कर लिया, मगर उनके भीतर पर्णहरित का गुण उत्पन्न न हो सका और वे चलने फिरने का गुण तो अपना सके किंतु अपने लिए भोजन न जुटा सके। इसलिए उन्होंने अपने आसपास के हरे रंग के जीव कोशों को खाना शुरू कर दिया। ऐसे जीव हरे वाले जीव कोशों की तरह गैसों और पानी को अपने लिए पानी और ऑक्सीजन में न बदल सके, इसलिए वे अन्य जीव कोशों को खाकर विकसित होने लगे। इन्हीं से सारे संसार के जीव जंतुओं का विकास हुआ। इस तरह करोड़ों वर्षों में विकास की विभिन्न कड्डियों के बाद संसार का जीवन चक्र आरंभ हुआ। मनुष्य भी इस विकास की सबसे ज्यादा विकसित कड्डी है, जिसने अपने मस्तिष्क का अद्भुत विकास कर जल, थल और आकाश तीनों को अपने अधीन कर लिया है। ऐसा मेधावी मानव भी पहले तो वनों ही में रहता था, किंतु उसने धीरे धीरे वनों को साफ कर खेती की और अपना समाज स्थापित कर लिया। वनों के बाहर रहकर भी वनों को उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका जन्म और विकास तो इन्हीं वनों में हुआ था। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं वनों से करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक एक सब्सक्राइब बहुत कीमती है, ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर लाऊं।